नमस्कार। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं द रूडेस्ट बुक एवर के कुछ प्रमुख अंशों का। ये किताब अपने बेबाक और सीधे अंदाज के लिए जानी जाती है। हाँ, इसका मकसद है पाठक को हर तरह की फिजूल की बातों से आजाद करने के लिए बहुत ही व्यवहारिक सोच देना। इन अंशों में आत्मधारणा, सामाजिक दबाव और सोचने के तरीके पर तीखे लेकिन महत्वपूर्ण विचार हैं। और जब ये स्रोत स्वयं या सेल्फ की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है व्यक्ति का वो असली प्रामाणिक हिस्सा, उसकी सच्ची पहचान, इच्छाएं और मूल्य जो बाहरी उम्मीदों से अलग है। बिल्कुल। और ये अंश इस बात पर काफी जोर देते हैं कि कैसे लोग अक्सर अपने माहौल और परवरिश का नतीजा, एक तरह से कहें तो उत्पाद बन जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, ना कि असल में कैसे सोचना है। तो आज की हमारी चर्चा इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि बाहरी प्रभाव हमारे इस स्वयं की भावना को कैसे आकार देते हैं और हम आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग वो कैसे विकसित कर सकते हैं। सही। इन अंशों से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि निकालना ही हमारा लक्ष्य है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो विचार है कि लोग अपने माहौल के उत्पाद बन जाते हैं, ये सुनने में ही काफी गहरा लगता है। इसका असल मतलब क्या है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? यहाँ दिलचस्प बात यह है, मतलब जो किताब कहती है कि ये परवरिश अक्सर हमें बाहरी मान्यता की ओर धकेलती है, जैसे दूसरों से तारीफ पाने की इच्छा, है ना, या खास महसूस करने की चाहत, समाज में एक तरह की स्वीकृति की जरूरत। अच्छा। तो स्रोत ये तर्क देते हैं कि ये बाहरी फोकस हमारे आंतरिक स्वयं, हमारी असली पहचान और जो हमारी इच्छाएं हैं उनको दबा देता है। हम वो करने लगते हैं जो दूसरों को पसंद आए, हाँ हाँ। है ना कि वो जो हम असल में चाहते हैं। और जब ये स्वयं जब इसे इस तरह नजरअंदाज किया जाता है तो फिर होता क्या है? मैंने पढ़ा कि व्यक्ति थोड़ा भ्रमित सा महसूस कर सकता है, हमेशा दूसरों से सलाह या मार्गदर्शन मांगता रहता है। सही कहा। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने के बजाय ऐसा लगता है जैसे अपने आप से ही वो कनेक्शन टूट गया हो। सही कहा। बिल्कुल, व्यक्ति अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करता है। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी धारणाओं का, मतलब हमारे परसेप्शंस का। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है कि किताब कैसे हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। जैसे वो रिजेक्शन वाली बात, अस्वीकृति को व्यक्तिगत नाकामी समझने के बजाय किताब का सुझाव है कि सोचो, लोग अजीब हैं। ये कितना अलग नजरिया है। ये पहली धारणाओं और कम जानकारी पर उम्मीदें बनाने के खतरों पर भी रोशनी डालता है। और ये बात सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है ना। हाँ, किताब हमें हीरो और विलन जैसी सीधी सादी धारणाओं से सावधान करती है। तर्क ये है कि लोग जटिल होते हैं, उन्हें आसानी से लेबल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और आज की दुनिया में, जैसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स और विज्ञापनों की दुनिया में, ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किताब कहती है कि बाहरी छवियों पर भरोसा करने के बजाय हमें डेटा और वास्तविक व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। इसी सिलसिले में किताब एक और बड़ा फर्क बताती है, वो क्षणिक खुशी और गहरी संतुष्टि के बीच का। हाँ। खुशी अक्सर बाहरी चीजों से जुड़ी होती है, जैसे आपने कहा, दूसरों को खुश करना या सामाजिक मान्यता मिलना, लेकिन संतुष्टि वो स्वयं को जानने से आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें खुशी के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद करने की बात नहीं है, बल्कि स्रोत एक बदलाव का आग्रह करते हैं। बाहरी मान्यता से जुड़ी क्षणिक खुशी का पीछा करना कम करें और इसके बजाय अपने प्रामाणिक स्वयं की जरूरतों को समझकर और पूरा करके एक गहरी संतुष्टि विकसित करें। ये एक ज्यादा टिकाऊ और अंदरूनी एहसास है। टिकाऊ एहसास। ये समझने के बाद सवाल उठता है कि हम इस बाहरी प्रभाव से निकलकर अपने स्वयं को कैसे जानें और मजबूत करें। किताब का एक बड़ा हिस्सा कैसे सोचना है सीखने पर जोर देता है, ना कि सिर्फ जानकारी जमा करने पर। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। व्यावहारिक रूप से इसमें क्या शामिल है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है संदेह करना सीखना, सवाल पूछना, खासकर उन विचारों पर जिन्हें हम बस बिना सोचे समझे मान लेते हैं। अच्छा। इसमें अपनी धारणाओं और पहले से मौजूद जानकारी के पैकेट्स को चुनौती देना शामिल है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी शामिल है। मतलब दोष मढ़ने के बजाय जिम्मेदारी लेना। हाँ, ये मेरी गलती थी। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ये मेरी गलती थी। फिर मूल्यांकन करना, मैं असफल क्यों हुआ, और फिर सुधार करना। और इसमें शायद दर्द या मुश्किल अनुभवों को विकास का हिस्सा मानकर स्वीकार करना भी शामिल है, उनसे भागना नहीं। बिल्कुल।
स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करना वो बेकार है, खासकर तब जब ऐसा करने की वजह बाहरी तारीफ पाना हो। बिल्कुल, वो एक अंतहीन दौड़ है। असली विकास तो स्वयं को जानने और उसे सशक्त बनाने से आता है। ये समझना कि आप असल में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। थोड़ा आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना और बाहरी दबावों या कहानियों से प्रभावित हुए बिना अपना आत्मसम्मान बनाना। तो ये सब सुनने के बाद ये स्वयं को मजबूत करने का विचार ये काफी अहम लगता है। हाँ, और इसी बाहरी तुलनाओं और दबावों का विरोध करने के विचार पर आगे बढ़ते हुए स्वयं को मजबूत करने की कल्पना करने का एक शक्तिशाली तरीका है स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखना। राष्ट्र के रूप में? अच्छा। हाँ, जैसे एक राष्ट्र को बाहरी हमलों से बचाव और आंतरिक शासन की जरूरत होती है, वैसे ही व्यक्ति को बाहरी प्रभावों, उम्मीदों से खुद को बचाना होता है और अपनी आंतरिक दुनिया पर नियंत्रण बनाए रखना होता है। इससे आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण पैदा होता है, ऐसा किताब का मानना है। स्वयं एक राष्ट्र के रूप में ये सोचने का एक वाकई में दिलचस्प तरीका है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए विचार करने लायक एक अंतिम सवाल है। बाहरी दबावों और मान्यताओं की लगातार बौछार के बीच अपने इस आंतरिक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आज कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? अपने स्वयं के लिए एक मजबूत नेता बनने का क्या मतलब होगा?